इंडस्ट्री के लोग हैं वो ऑफ कोर्स हमेशा थोड़ा सा, इसीलिए मैं बॉम्बे आया था 2009 में। मेरी पहली पिक्चर है 2019 में। अच्छा बुरा हर किस्म का वक्त आता है, जब आपका अच्छा दिन नहीं है तो पूरे बचपन में क्या हम सब आई थिंक संजू सर का फ़ैन कौन नहीं है। बचपन के 5 दोस्त हैं, वही मेरे 5 दोस्त। ये तो नहीं पता मुझे क्योंकि मैं अभी तक वो बिना काम का हुआ नहीं लोगों के नहीं। तो भूतनी के लिए ऐसा था कि मैं एक फ़िल्म कर रहा था, वही जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ, तो वो म्यूचुअली होना चाहिए, उनको भी ऑडिशन चाहिए मेरा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे वो प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं। ऑफकोर्स कमियाँ ढूंढ पाता हूँ लेकिन मैं अपना काम देखता नहीं कोई सा भी। बड़ा प्राउड होकर बोलते हैं अरे सॉरी माय हिंदी इज़ नॉट गुड। तो काम कहाँ आप इंग्लैंड में कर रहे हो क्या? किसी सेट पे जाके लगाओगे ये फिल्म सेट है और ये OTT सेट है, ये यार ज़िंदगी में सेट पे गया हूँ तो किसी से ये भी नहीं पूछ सकते कि यार कुर्सी मिलेगी क्या, बैठ जाए मैं पे? कुछ नहीं, जैसा जिसने कहा वैसे का स्टैचू बन के खड़े हैं। किसी का ये हिल लो तो ये हिल गए, ये हो गया वो हो गया। ऑफकोर्स जब आप टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में जाते हो आपको 4-5-6 लोग दिखते हैं जो एक्टर हैं, फिर आपको डायरेक्टर पता हो जाता है, नाम लिखा हुआ आ गया, म्यूज़िक किसने किया पता हो जाता है, प्रोड्यूस किसने किया पता लग जाता है, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ी। हेलो, मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा राहुल के साथ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि टैलेंट को किसी भी एक मौके की तलाश होती है। वो ना किसी बड़े घराने का मोहताज है और ना ही वो किसी गॉडफादर का मोहताज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आसिफ खान की। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं आसिफ जी से। बहुत बहुत स्वागत है आसिफ आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। मैंने अभी देखा द भूतनी का ट्रेलर, बहुत ही कमाल का काम है आपका, दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके करीबी हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के दोस्त हों या आपके फैमिली मेम्बर हो या आपके दोस्त हों जो आपके शहर के हों, उनका क्या फीडबैक आ रहा है ट्रेलर देख के? मेरे जो करीबी जितने भी जो लोग हैं, मतलब जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो ऑफ कोर्स हमेशा थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं मुझे, कोई चीज़ अच्छी लगे ना लगे व्हाटएवर जो भी है। तो और मुझे पता होता है कि ये लोग मेरे वेल विशर्स हैं, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा दिल से लगाता हूँ उन सब चीज़ों को। उसके अलावा जो बाकी सब लोग बोलते हैं वो मुझे मैटर नहीं करती बहुत ज़्यादा। और जो मेरे फैमिली के लोग हैं, क्योंकि उनको वो इंडस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि वो कभी भी मेरे सामने नहीं दिखाते वो चीज़, यू नो। ना ही मुझे घर में उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि मैं, मेरा प्रोफेशन कुछ अलग किस्म का है या एक पब्लिक फिगर अगर आप हो, जो भी है, वो सारी चीज़ें घर के बाहर होती हैं। तो ऑफ कोर्स खुश होते हैं वो लोग, बट वो मेरे सामने कभी भी ऐसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं आता घर वालों का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अपने घर वालों का जिक्र किया है तो सबसे पहले ये सवाल मेरा आगे था, लेकिन मैं अभी ले लेता हूँ। घर वालों का जिक्र आया तो परिवार का जो पेरेंट्स होते हैं हमारा, उनका आपके प्रोफेशन में सपोर्ट होना कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो घर से भाग के आते हैं फैमिली के अगेंस्ट और उन्होंने भी अच्छा मुकाम हासिल किया इंडस्ट्री में। बहुत ज़रूरी है। सी, कोई भी माँ बाप जो हैं वो कभी भी आपके ख़िलाफ़ नहीं होते। वो हम एक इंसानी फितरत है कि हमेशा हम ना बहुत सेफ़ रहना चाहते हैं। हमारे माँ बाप हमें ये सोचते हैं कि हमारी औलाद जो है वो एकदम सेफ़ रहे। तो जो एक पैटर्न सोसाइटी का है ना कि एक कोई आप एक डिग्री हासिल कर लो, सरकारी फिर उसके बाद एक नौकरी। नौकरी ले लो या जो भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो एक सेफ़ तरीका है। और जैसे ही आप उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हो कि मुझे कुछ अलग करना है जिसमें कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो माँ बाप की थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बन जाती है और कुछ नहीं है। तो शुरुआती में जैसे आपने कहा कि कुछ लोग मैं भी वैसे ही आया था बॉम्बे। मैं भी, हाँ, मेरी अम्मी ने जब मना कर दिया था कि नहीं जाना या नहीं पसंद मुझे, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको तो ये नहीं पता था ना कि ये आज जाएगा और कौन कल इसको मौका देने के लिए खड़ा है ना। लोग असफलताओं को थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी पकड़ के चलते हैं कि वो होने की ज़्यादा आशंका है। तो मेरे घर वाले भी वही उनका रिएक्शन था, उन्होंने मना कर दिया था। तो बट आपको एक वक्त के बाद जब आप रिज़ल्ट दे देते हो उनको, वही माँ बाप सबसे ज़्यादा चीयर भी करते हैं आपके लिए। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि घर वालों का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि कामयाबी में ऐसा नहीं है ना कि आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए या आपका बहुत बड़ा नाम हो गया, वो कामयाबी होगी नहीं। जब आप घर जाता है इंसान, जब अच्छा बुरा हर किस्म का वक्त आता है, जब आपका अच्छा दिन नहीं है, वो दिन पे आपके घर वालों को सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छे वक्त में आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब आपका अच्छा वक्त नहीं है तब आई थिंक वही आपके घर वाले जो हैं आपकी बैकबोन बनते हैं। तो वहाँ उनका सपोर्ट बहुत लगता है ऐसे वक्त पे। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि संजय दत्त के आप बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। फ़ैन मोमेंट आपका काफ़ी रहा होगा, उनके कामों को खलनायक आपने देखा हुआ होगा।
क्या जो फर्स्ट टाइम स्क्रीन आपने द भूतनी में शेयर किया, तो वो उस फैन मोमेंट और एक दूसरी तरफ अभी उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, क्या पल था वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। बहुत ख़ास पल होता है इस तरीके का, जब भी किसी की भी ज़िंदगी में आए कि आपने किसी को इतने सालों साल आपने बड़े पर्दे पे देखा है। और जब मैं फ़िल्में देखा करता था तो मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं हाँ, किया नहीं होगा। इमेजिन किया था, कोई नहीं कर सकता कि यार एक दिन मैं साथ में खड़ा होने का मौका मिलेगा या महीनों साथ में रहने का मौका मिलेगा। तो पूरे बचपन में क्या हम सब आई थिंक संजू सर का फ़ैन कौन नहीं है, है ना? मुझे याद है जब मेरी उम्र रही होगी 12-13 साल आई थिंक, मेरा बड़ा भाई मुझे जिम लेके गया पहली बार। तो जिम में 2 ही पोस्टर लगे होते थे, संजय दत्त, सलमान खान। तो तब से हम देखते आ रहे हैं उनको, मतलब वो जिम जाने वाले लड़कों के पोस्टर वो हैं संजू सर। और फिर मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उनके साथ। और इतने सीनियर होने के बावजूद भी वो जिस ह्यूमिलिटी के साथ, जिस अपनेपन के साथ अपने जूनियर्स को ट्रीट करते हैं, यंग एक्टर्स को ट्रीट करते हैं, वो बहुत उनकी सबसे खासियत है वो। इंडस्ट्री की दोस्ती को किस तरह देखते हैं आप, कितना सच्चा और कितना झूठा है? मुझे लगता है कलीग ज़्यादा होते हैं इंडस्ट्री में। मैं ये मानता हूँ पर्सनली, देखिए कि दोस्त जो है ना वो एक उम्र तक बनाता है इंसान। वो मैंने बना लिए, मेरे बचपन के 5 दोस्त हैं, वही मेरे 5 दोस्त हैं। उसके बाद मतलब वही होते हैं यार दोस्त। दोस्त बहुत वैसी वाली चीज़ है ना कि अभी जैसे सपोज़ करो आपने मुझे बोला आजकल ग्रीटिंग का तरीका बन गया, रहे क्या क्या हाल है भाई, लव यू। इट डजंट मीन कि मैं प्यार करता हूँ आपसे। वैसे दोस्त, मैंने 10 लोगों को दोस्त बोल दिया, इट डजंट मीन कि दे आर माई फ्रेंड्स। मेरे वो फ्रेंड्स वो हैं जो कि मेरे अच्छे में, मेरे बुरे में, हर जगह मेरे साथ हैं। उनको ये पता है कि अगर आज मैंने 100 रुपये की भी कोई चीज़ खरीदी है तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं आपस में, है ना? कह रहे यार ये घड़ी ली हमने, देखो एक, या कोई भी एक चीज़ हो गई। तो मुझे उस लेवल पे आज भी सेलिब्रेट करना पसंद है अपने दोस्तों के। मैं वो मौज मस्ती कर सकता हूँ उनके साथ, मैं बम्बई में नहीं कर पाता लोगों के साथ वो सारी चीज़ें। तो या इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री की दोस्ती उतनी सच्ची नहीं है। सच्ची झूठी का तो पता नहीं यार, बट मैं मतलब पता नहीं, मैं कभी भी अपने आप को ना नहीं सी, क्योंकि मैं अगर ये बोल दूँ झूठी है, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनको बहुत अच्छे दोस्त मिले होंगे, तो ये उन लोगों के लिए गलत है ना फिर ये बात। वो कहेंगे भाई तुमने हम सबके लिए। नहीं, सबका एक लाइन कॉमन रहता है, बोलते हैं सिर्फ जब तक आप उनके काम के हैं तब तक वो आपके दोस्त। ये तो नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं अभी तक वो बिना काम का हुआ नहीं लोगों के लिए। जब मेरा वो वाला ऐसा कभी दौर अगर आया तो मैं शायद तब इसका अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। बट फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास हैं 4-5 दोस्त, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की। वो अगर हम सिर्फ दोस्ती की बात कर रहे हैं ना, काम वाले दोस्ती की तो बात नहीं कर रहे। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं दोस्ती किसी मकसद से नहीं करता कभी भी, कि मैं इस शख्स से इसलिए दोस्ती कर रहा हूँ कि भाई इससे मुझे काम मिल जाएगा, या फिर मैं इसकी गुड बुक्स में आ जाऊँगा तो ये मेरा फला काम निकाल देगा, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसी वाली दोस्ती मैंने ज़िंदगी में ना की है, ना कभी करूँगा मैं। ऑडिशन के दौर जब आपके चल रहे थे, अभी भी आप इसके लिए क्या ऑडिशन करना पड़ा आपको द भूतनी के लिए, क्या था सिलेक्शन प्रोसेस? नहीं, तो भूतनी के लिए ऐसा था कि मैं एक फ़िल्म कर रहा था, वही जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ। तो वो फ़िल्म के सेट पे उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने तब मुझे पूछा था इस फ़िल्म के लिए कि हम लोग ऐसा कुछ आने वाले महीनों में एक फ़िल्म बना रहे हैं इस तरीके की, तो आपकी क्या डेट्स वगैरह हैं ये वो। फिर हम मिले, फिर हमने सुनी स्क्रिप्ट। उन्हीं के ऑफिस में सिद्धांत भाई ने मुझे, सिद्धांत सचदेव नाम है जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई मुझे पहली बार। और बस फिर वैसे ही था। फिर मैं बाहर चला गया, मुझे याद है अच्छे से, मैं आयरलैंड में था आई थिंक। उनका फ़ोन आया तभी कि ये फ़िल्म हो रही है, क्या चीज़ें कर रहे हैं, डेट्स ये वो, बाकी की जितनी भी जो चीज़ें थी। तो बस वैसे ही था इसमें। ऑडिशन उससे पहले तक मैंने हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दिया है, बट अब जाके थोड़ा सा जो है ये मुझे, पहला ऐसा फिल्म था जो नॉट बिना पहला, और भी मैंने किए हैं ऐसे प्रोजेक्ट। ऑडिशन हाँ के? मतलब कुछ वक्त हो गया, आप कुछ 1-2-4 साल हो गए कि अब लोग ऑडिशन वगैरह नहीं मांगते। अभी बिल्कुल ऑडिशन देना आपने बंद कर दिया है नहीं या लोग वैसा नहीं, मांगते नहीं ऐसा है? नहीं कि मैंने बंद कर दिया। मैंने अभी 15-20 दिन पहले ऑडिशन दिया एक फ़िल्म के लिए। अगर रिक्वायरमेंट है, अगर किसी डायरेक्टर को चाहिए कि नहीं यार मुझे देखना है, और अगर मुझे वो प्रोजेक्ट पसंद आता है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मैं करूँगा, बिल्कुल ऑडिशन करूँगा। बट वो म्यूचुअली होना चाहिए कि उनको भी ऑडिशन चाहिए मेरा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे वो प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कम काम करता हूँ बहुत, लेकिन मैं वही काम करता हूँ जो मेरा मन है करने का। अब मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट का ऑडिशन दे दूँ जो मुझे करना ही नहीं है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का। आप अपने काम को किस तरीके से देखते हैं, एज एन ऑडियंस देखते हैं या एज एन एक्टर देखते हैं आप, और क्यों? दोनों तरीके से देखता हूँ यार मैं। एक साथ? बहुत मुश्किल होता है हालांकि एज ए थर्ड पर्सन देखना।
एज ए थर्ड पर्सन ऑफकोर्स मैं जब शुरुआती दौर में जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, जब मैं थिएटर करता था तो मुझे रघुवीर यादव सर के साथ मैंने थिएटर किया, तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी समझाई थी कि जब भी कभी स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो शुरू के एटलीस्ट 5 से 7 बार ना, जो पहली बार जो डर्रा बनता है इमोशन का, वो ना बनने दो कभी भी। एज थर्ड पर्सन कभी भी ये मत पूछो इसके भेजने वाले से कि मेरा कैरेक्टर क्या है इसमें, फिर आप उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द पूरी कहानी घुमाने लगते हो। तो एज ए थर्ड पर्सन आप हमेशा उस कहानी को पढ़ो, और जब 7-8 बार पढ़ना हो जाए देन फिर आप ग्रेजुअली अपने इमोशन डालो या देखो कि किस चीज़ को किस तरीके से। तो एज ए थर्ड पर्सन मैं ऑफकोर्स वहाँ देखता हूँ। और ये बोलना तो झूठ हो जाएगा कि मैं अपने काम को एज ए थर्ड पर्सन देखता हूँ या एज एन ऑडियंस देखता हूँ। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाते लोग। कमियां ढूंढ पाते हैं आप खुद के कामों में? ऑफकोर्स कमियाँ ढूंढ पाता हूँ, लेकिन मैं अपना काम देखता नहीं कोई सा भी। कि अपना काम, जैसे कोई सीरीज पंचायत आपने अभी तक पूरी नहीं देखी है? नहीं नहीं नहीं, नेवर नेवर इन माय लाइफ मैं कोई सा भी काम। क्या रीजन है? ऐसा आपने माइंडसेट किया है कि टाइम का? मुझे पसंद नहीं है। ओके, पसंद नहीं मुझे है। पसंद नहीं कि मतलब खुद को मैं, मुझे पता है ना तो क्या चीज़ें कैसी होने वाली है। प्लस एक आप तो एक टेक देख रहे हो, मैंने हर एक चीज़ के 5-5 टेक किए हुए हैं, तो मुझे पता है सब कुछ कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। प्लस मुझे खुद की आवाज़ सुनना नहीं पसंद। मुझे जो है ना, अपनी खुद की जब आवाज़ सुनता हूँ मुझे बड़ी कर्कश आवाज़ लगती है मुझे। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनको अपनी आवाज़ नहीं पसंद आती। तो मुझे कई बार मैं बड़ा, मेरे लिए फ़नी हो जाती सिचुएशन की जब मैं सपोज़ मेरा एक शो था जामतारा, उसका प्रीमियर था। अब प्रीमियर में बिठा दिया उन्होंने, अब मैंने कहा अब क्या करूँ, तो मैंने कहा मैं एक सेकंड वॉशरूम जाके आता हूँ। मैं बाहर गया और एकदम गेट के बाहर जाके एक चेयर लेके बैठ गया मैं। पूरे प्रीमियर पे मैं नहीं था अंदर, फिर लोग बाहर आए, उन्होंने फिर आके मिले विले वगैरह। तो कई बार होता है कि जैसे मैं अपने ही किसी प्रीमियर पे गया हूँ, अब क्या करूँ, देखना पड़ेगी पिक्चर, मैं वहाँ से फिर भाग जाता हूँ निकल के, तो नहीं देखता मैं। ये चीज़ ऐसा क्यों? रीज़न कभी ऐसा हुआ होगा ना, कुछ ऐसी चीज़ें कि मुझे देखना पसंद नहीं है, क्योंकि अपना काम सब देखना पसंद करते हैं। कुछ ऐसा कोई किस्सा है इसके पीछे? नहीं, कोई किस्सा नहीं है यार। मुझे शुरुआती से ही ऐसा? मुझे ऐसा लगा था हमेशा कि जैसे मेरा अमूमन जब जैसे कोई काम रिलीज़ भी होता है, मेरी एक आदत है कि मैं शूटिंग ख़त्म करता हूँ या कोई काम रिलीज़ हुआ, जैसे काम ख़त्म हुआ मैं अपने गाँव चला जाता हूँ, अपने शहर चला जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बम्बई जैसे एक सेटअप में रहते हो और सपोज़ आपकी कोई चीज़ जो बहुत हिट हो गई, तो आपको हर सड़क पे चलता हुआ दूसरा इंसान मिल रहा है, पत्रकारों के फ़ोन आ रहे हैं, इंटरव्यू कर लो, ये कर लो, ये मैगजीन में फ़ोटो छपवा लो, और अरे भाई बहुत बढ़िया काम किया, अरे आप कहीं भी जा रहे हो। ये सब सारी जो चीज़ें ना, इंसान का दिमाग बहुत जल्दी आई थिंक ख़राब हो सकता है। और जाहिर सी बात है मैं भी एक इंसान ही हूँ ना, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ। तो बस यही एक रीज़न है कि मुझे देखना भी इसलिए नहीं पसंद। वो मतलब मैं लोगों को डिसाइड करने देना चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगा तो आप मुझे बता दो, नहीं लगा तो ठीक है, इट्स ओके। आपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट के भी चक्कर लगाए हैं स्टार्टिंग में? हमने सुना है कि वो शाहरुख खान जहाँ से पढ़े थे, बैरिजन, वहाँ भी गए थे आप, वहाँ से भी निराश होकर लौटे, फिर अनुपम के एक्टिंग इंस्टीट्यूट गए, वहाँ से भी। तो क्या सोच के जा रहे थे और क्या निराशा हाथ लग रही थी आपको? लग रहा था एक्टिंग भी पैसे दे के सीखे जाते हैं? नहीं, वो सोच के तो कुछ नहीं, मतलब वो तो डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए होता है। तो मुझे तो ऐसा था कि बॉम्बे में बस किसी भी किस्म कुछ भी मिल करके मुझे मिल जाए, कुछ एक लाइन मिल जाए, मैं सीख लूँ कहीं से। तो मुझे दो ही पता था एक्चुअली, ऑनेस्टली। और ऑफ कोर्स उनका भी एक कमर्शियल मॉडल है, वो भी है ना, बम्बई जैसे शहर में बड़ी उन्होंने बिल्डिंग ले रखी होगी, टीचर लगा रखे होंगे, तनख्वाह होती होगी लोगों की, वट एवर रीज़न जो भी है, ठीक क्या आप है। मानते हैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस मॉडल है, बस सीखी नहीं जा सकती एक्टिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा अगर है तो फिर भाई इंडिया के ग्रेटेस्ट एक्टर FTI एनर्जी से निकले हैं, तो वो भी तो एक इंस्टीट्यूशन है। जाहिर सी बात है वो सरकार चलाती है, बट है तो इंस्टीट्यूशन ना, पैसा तो उसमें भी खर्च होता है। ऐसा नहीं कि नहीं सीखी नहीं जा सकती। हाँ, मैकेनिज्म आप सीख सकते हो एक्टिंग के, वो एक जो अंदरून होता है इंसान का, वो उसे खुद तैयार करना पड़ेगा, वो कोई सिखा नहीं सकता आपको, है ना, जिसको हम अपनी भाषा में एक्टिंग का कीड़ा बोलते हैं। वो आपका वो आप खुद ही तैयार करते हो उसको। वो किसी किताब में उसका कोई फार्मूला नहीं कि 2+2=4। वो इंसान को खुद तैयार करना पड़ेगा। ये एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर कैसे आया? मतलब कोई इंस्पिरेशन आपने लिया कहीं से, या? नहीं, मेरा यार ऐसा था कि मैं स्कूल में जब था तो मैं नहीं अच्छा था पढ़ाई में। मेरे लिए बहुत ही एवरीडे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता था कि मैं अमूमन कॉरिडोर में खड़ा हूँ या फिर मुझे पनिशमेंट मिली हुई है, ऐसा कुछ। तो एनुअल फंक्शन जब हमारे स्कूल में होता है तो आप जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए उसमें रिहर्सल वगैरह में जा सकते हैं। तो वो करने के लिए मैं पहली बार गया था अपने म्यूज़िक टीचर के पास कि मुझे निकाल दो, एटलीस्ट 1 महीने की ज़िल्लत से मुझे बचा लो। तो वो करने गया, फिर वहाँ से एक नाटक में उन्होंने कास्ट कर लिया मुझे। वहाँ पे कुछ लोगों ने
तारीफ़ कर दी तो फिर बढ़ता तो इस तरीके से मैं एक्टिंग में आ गया। उसके बाद जब अभी लोग आपसे मिलते हैं, वहाँ के छोटे शहर के, जो आपके शहर के लोग जब आपसे मिलते हैं, कभी बोलते हैं मेरा भी कुछ सेटिंग करवा दो या मेरे लिए भी कुछ देखो? क्योंकि वो एक जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं तो लोग पूछने लगते हैं मेरा भी देख लेना, आपके आसपास के लोग। फिर क्या रिप्लाई होता है आपका, रिस्पॉन्स क्या नहीं, देते मुझे हैं? बहुत सारे लोग मैसेज फ़ोन वगैरह करते हैं। मेरे शहर के बहुत सारे लड़कों ने मुझे कहा कि भैया हमें भी जाना है, हमें भी करना है ये वो। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस बात पे कि मेरे बॉम्बे आने के बाद लगभग 20 लड़के जो जयपुर में थिएटर कर रहे हैं अभी, मेरे गांव से निकल के जयपुर चले ओके, गए। आपके आने के बाद? हाँ, उनके माँ बाप ने उन्हें भेजा। ऑफ कोर्स होता है ना यार कि एक को देख के दूसरों को हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है कि ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट मानता हूँ मैं इस चीज़ को, कि मुझे देख के मुझे इस काबिल समझा कुछ माँ बाप ने कि इसने अगर कर लिया तो हमारे बच्चों का भी कुछ हो जाएगा। तो जो भी आते हैं वो हमेशा मैसेज करते हैं कि भाई हमें हमारा भी कुछ करा दो या कुछ करिए। तो मैं उनको ये राय देता हूँ कि आप जाओ थिएटर करो, थिएटर सीखो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि और सीखना है तो NSD जाओ, FTI जाओ, देन यू कैन परस्यू एक्टिंग। कि आप बॉम्बे में जाने के अगर आपको लगता है कि अब आप काबिल हो गए हो, बॉम्बे जाओ। तो जिनमें सब्र होता है इतना 5-7 साल का वो जाते हैं, जिनमें नहीं होता वो अगली बार मैसेज नहीं करते। पंचायत के दामाद बाबू का क्या रहता है रिस्पॉन्स, और किस तरह का रिएक्शन मिलता है जब वो अब रियल दामाद बन के अपने ससुराल जाते हैं? लास्ट ईयर शादी भी थी आपकी, वहाँ पे किस तरह का माहौल रहता है? मेरे ससुराल वालों ने मुझे ये कहा था कि भाई हमें जनरली लगा था कि जब आप मतलब आओगे शादी में या उसके बाद भी तो हमें बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा कि इनको किस चीज़ का बुरा लग जाए ये वो। बट मैं उसका रियल लाइफ में एकदम ऑपोजिट हूँ। मैं बिल्कुल ही एकदम ऑपोजिट हूँ। तो उनका भी ये मानना है कि यार हमने तो जो सोचा था उसके एकदम पलट निकले आप। हमको लगा था कि आपके लिए एक एक चीज़ वो हैंड पिक करनी पड़ेगी कि पता नहीं कोई चीज़ कौन सी चीज़ का ख़राब लग जाए तो गुस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। अभी जो भूतनी रिलीज़ हो रही है आने वाले दिनों में, तो क्या उम्मीदें हैं उससे आपकी? बहुत उम्मीदें यार, क्योंकि सी हम 250-300 लोगों का एक पूरा क्रू होता है ना। आप ऑफ कोर्स जब आप टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में जाते हो आपको 4-5-6 लोग दिखते हैं जो एक्टर हैं। फिर आपको डायरेक्टर पता हो जाता है, नाम लिखा हुआ आ गया, म्यूज़िक किसने किया पता हो जाता है, प्रोड्यूस किसने किया ये पता लग जाता है। बट उसके पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स होती है जिनको मैं फिल्म इंडस्ट्री का अनसंग हीरोज़ बोलता हूँ, जिनका कहीं नाम नहीं लिया जाता। वो बेचारे रात और दिन एक करते हैं। वो एवरीडे सेट पे हमसे 4 घंटे पहले आते हैं और हमसे 4 घंटे बाद जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, ये कलेक्टिव मेहनत है, बहुत प्यार बहुत मोहब्बत के साथ हमने सब ने अपना 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 योगदान दे के फिल्म बनाई है। तो बस आई होप इंशाल्लाह कि सिनेमा हॉल में लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म को देखें, यही उम्मीद है। वर्किंग एक्सपीरियंस जो होता है सेट पे, वो क्या कुछ डिफरेंट रहता है? OTT के लिए काम कर रहे हैं आप जब, और थिएटर रिलीज़ के लिए काम कर रहे हैं, मतलब मूवी और वेब सीरीज़ में वर्किंग एक्सपीरियंस कुछ? नहीं, ऐसा कोई ऑन सेट कोई नहीं यार, ऐसा कुछ सेट होता है भाई। फिर वर्किंग एक्सपीरियंस की, हाँ सीरीज़ है तो फास्ट फास्ट काम नहीं निकालने, नहीं या ऐसा नहीं नहीं ठहराव होता है नहीं मूवी नहीं की शूटिंग में, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ को। इवन दो सीरीज़ क्योंकि लेंथ ज़्यादा होती है तो और डिटेल में काम किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब फिल्मों भी मैंने अपना अप्रोच कभी नहीं बदला। ना ही मैं टचवुड ऐसे लोगों के साथ काम किया जो बहुत ही सहज तरीके से और बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, जो बहुत जिनका काम करने का तरीका जो है ना वो बड़ा एकदम शालीन तरीका है। मैंने हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम किया। तो मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा कि मुझे किसी सेट पे जाके लगाओ कि ये फिल्म सेट है और ये OTT सेट है, ये TV ओके, सेट माहौल सेम है। होता यस है। यस ऑफ कोर्स। ओके। कहा जाता है कि पहला प्यार भी बहुत कमाल का होता है, पहला काम भी बहुत कमाल का होता है। तो पहला काम जब आपका, जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे थे आप, वो और आज का टाइम, वो क्या याद करते हैं उस वक्त को आप? कैसा माहौल था, कुछ क्या कुछ फील कर रहे थे आप उस टाइम, फर्स्ट टाइम जब कैमरा फेस करे, फर्स्ट शॉट? फर्स्ट एकदम जो पहला शॉट था ना मेरा, वो आई थिंक मैं जयपुर में था। और नहीं मतलब ऐसे एज ए मैंने फर्स्ट तो किया एज ए जूनियर आर्टिस्ट। तो अग्निपथ फिल्म थी तब, वो मैं गया था लेकिन उसमें दिखा नहीं, तो कैमरा फेस नहीं किया मैंने, नहीं, वो नहीं, हम है ना। प्रॉपर काम की बात। मैंने फेस जो प्रॉपर पहली बार कैमरा फेस किया वो मैं जयपुर में जब था। तो वहाँ पे एक सीरियल था कलेक्टर साहब, एक चैनल खुला था हमारे नया जी मरुधरा। उसके लिए एक मेरा कैरेक्टर, एक मतलब वो कैसा क्राइम पेट्रोल वगैरह जो है ना धारावाहिक पर एपिसोड वाली जो कहानी होती है, उस तरीके का वो सीरियल था। वो मेरा पहला काम था। वो मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है, मतलब मुझे बड़ा खुश होता हूँ जब भी मुझे याद आता है। तो
तो वो आपने क्या पूछा कि वो और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वेब सीरीज या मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। जी क्या यहाँ सवाल पे पूछा आपने? सवाल ये था कि जो फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट शॉट दिया होगा ऑन कैमरा, उसका क्या फीलिंग था आपका? बहुत बहुत कमाल का फीलिंग था, वही उसी सीरियल की मैं बात कर रहा हूँ। बट ये हुआ था कि मुझे जब पहली पहली बार माइक लगाया ना, तो माइक दादा ने बोला कि अरे कहीं से बहुत तेज साउंड आ रहा है, बहुत तेज साउंड आ रहा है, बहुत तेज साउंड आ रहा है। कहा है कि फिर उनका रे उसकी हार्ट बीट का साउंड है ये। ओके। कि मेरा दिल ऐसा 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 सही हो रहा है, मैं कुछ बोलूँगा कैसे। मैं इतना नर्वस था कि भाई ज़िंदगी में पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ। तो और टीवी का शूट था, तो वहाँ पे आई थिंक वो वाला उस वक्त पे वो बहुत ही फास्ट फास्ट शूट करते थे, तो उनकी अप्रोच थोड़ी हड़बड़ाहट वाली होती थी। चलो ये हो गया, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। एक तो उस चीज़ से डरा हुआ था मैं, और पहली बार ज़िंदगी में सेट पे गया हूँ, तो किसी से ये भी नहीं पूछ सकते कि यार एक कुर्सी मिलेगी क्या, बैठ जाए हम यहाँ पे। कुछ नहीं, जैसा जिसने कहा वैसे कैसे स्टैचू बन के खड़े हैं। किसी का ये हिल लो तो ये हिल गए, ये हो गया, वो हो गया। बट बड़ा मैजिकल एक्सपीरियंस था वो, पहला हमेशा पहला होता है यार। इंडस्ट्री में बैकअप का बहुत इंपॉर्टेंस आज के टाइम में। आप भी हर नए दिन एक नई स्टोरी आपको मिलती होगी कि इस एक्टर ने अपना रेस्टोरेंट खोला, तो इस एक्टर ने अपना होटल खोला नया। मतलब हर नए दिन टीवी एक्टर या हर एक्टर का कुछ ना कुछ बिजनेस सेटअप होता जा रहा है। इससे ये लगता है कि बैकअप बहुत ज़रूरी है एक्टर्स के लिए। हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है, बिल्कुल है। क्या आपने कभी बैकअप प्लान के बारे में कुछ सोचा? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री हाँ, में हो किसी ना, भी इंडस्ट्री में कितना आजकल ज़रूरी है, क्यों हर ज़रूरी है? दुनिया का हर आदमी जो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स वो एक से ज़्यादा काम करता है। देन एक्टर्स की बात करें स्पेशली, वही क्योंकि नहीं एक्टर्स। नहीं, समझ गया मैं आपका सवाल। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सवाल सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है, ये दुनिया के हर आदमी के लिए है। हर इंसान जो एक काम या एक जॉब या एक धंधा, उसका एक बिजनेस है, उसके अलावा वो दूसरी चीज़ें भी करता है ना। क्योंकि आप अकेले पैसा कमाते हो, लेकिन एक वक्त के बाद इंसान अपने पैसों को भी तो काम पे लगाएगा। वो है ना, क्या मैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो बड़ा अच्छा कोट है उनका कि आप तब तक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक कि आप तब तक नहीं कमा रहे जब आप सो रहे हो। तो सोते वक्त आदमी कैसे कमाएगा जब उसके अपने पैसे को तो काम कुछ पे ऐसा लगा। काम करके हाँ, आप सो रहे हैं फिर भी तो कमा वो रहे हैं। कोई भी इंसान हो यार, वो सिर्फ एक्टर ही नहीं, सारे एक्टर जो करते हैं बड़ी अच्छी बात है। मैं भी मतलब मैं अभी तक मैंने ऐसा कोई बिजनेस वगैरह नहीं करा, लेकिन हाँ ये कि मैं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ छोटा मोटा अपने लेवल पे। मैं राजस्थान में प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत काम करता हूँ एक्स्ट्रा साथ में। ओके। आपने कहीं बोला था कि अंग्रेजी एक भाषा है, मातृभाषा है, टैलेंट नहीं है। जी यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हम डायलॉग्स हिंदी में बोलते हैं, जी हिंदी फिल्म होती है, लेकिन सेट पे अंग्रेजी बतियाते हैं और अंग्रेजी झाड़ते हैं। झाड़ना ही बोलेंगे उसको हम। जी जी। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? गलत है बिल्कुल। उसी उसी क्योंकि की पंकज त्रिपाठी जी भी बहुत बार इस, उसी की निशानी है ना कि अमूमन एक्टर खराब एक्टिंग करते हैं हिंदी क्योंकि फिल्म। वो समझ नहीं पाते हैं जब जो। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, आपने अभी मैंने बोला ना फर्स्ट लैंग्वेज, ये मैंने अपने आप में एक अंग्रेजी का लफ्ज़ बोल दिया। हमने अंग्रेजी को इतना बड़ा टैलेंट बना रखा है, और चलो हम आप तो फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर रहे हैं, थोड़ा उर्दू हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री काम करती है। लोग मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है बात करते हुए कि बड़ा प्राउड होकर बोलते हैं, अरे सॉरी माय हिंदी इज़ नॉट गुड। तो काम कहाँ आप इंग्लैंड में कर रहे हो क्या? हिंदी में कर रहे हो ना, फिर तुम किस मुंह से उठा के तुम एक्टर बनने आ गए? मेन टूल तो है। अब सपोज करो कि अगर कोई आज जो डीओपी है वो कैमरा लेके आओ, बोलेंगे अरे सॉरी मैं मुझे थोड़ा प्रॉपर कैमरा चलाना नहीं आता, तो भाई अपने घर जा, फिर क्या कर रहे हैं यहाँ? तो भाषा तो एक बेसिक है ना, बेसिक टूल में से एक है। जब तक आपकी कमांड नहीं आपकी भाषा के ऊपर, आप इमोशन कैसे समझोगे उस चीज़ का? तो ये क्यों साउथ में हमसे बेहतर फिल्में बन रही हैं? कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे सेट पे कई बार ऐसा हो जाता है कि चार लोग ज़बरदस्ती इतनी अंग्रेज़ी बखारते हैं कि मैं सपोज कि एज एन एक्टर अगर मुझे कोई चीज़ पूछनी है, हम झेप जाते हैं उस चीज़ में कि अरे यार मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम कई बार नहीं बात कर पाते। आप मुझे पंचायत हमारी पंचायत की टीम तो बहुत बेहतरीन हिंदी बोलती है। बहुत सारे दूसरे ऐसे सेट्स हैं कि जहाँ पे आप बहुत ही कुछ गांव वाला शूट कर रहे हो, और वो लोग फुल ऑन पता नहीं वो ब्रिटिश एक्सेंट वाला फेक एक्सेंट के साथ आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो, क्यों? आई डोंट नो, मे बी शायद लोगों का ये दिखाने का तरीका कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और मैं बहुत ही हाई स्टैंडर्ड इंसान हूँ। ऑडिशन के टाइम में नॉट फिट को किस तरह आपने टैकल किया है? नॉट फिट तो बहुत बार सुना होगा आपने, उस चीज़ को कैसे हैंडल किया आपने? यार वो हैंडल मतलब कैसे है? नॉट फिट सुन के बहुत लोग हाँ नहीं, समझ नेगेटिव फील गया करते सवाल, हैं। समझ गया मैं आपका। मतलब आई थिंक
रिजेक्शन को हैंडल करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल तो है, और वो आपको ऐसा 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं समझ में आता, वो वक्त लेता है बहुत। तो इसीलिए मैं बॉम्बे आया था 2009 में, मेरी पहली पिक्चर है 2019 में, तो एक डेकेड है पूरा, एक दशक है 10 साल का। तो 10 साल लगे मुझे इस चीज़ को अपने अंदर जज्ब करने में कि नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट अपने, अब आपको जब अपनी नाकामयाबी आप खुद समझने लग जाते हो ना कि हाँ मुझे अपने आप पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अमूमन लोगों के साथ ये दिक्कत होती है सबसे बड़ी, कि जब आपको कोई नॉट फिट बोल रहा है किसी भी पहलू में, आपके अंदर इतना होना चाहिए जज्बा कि आप समझ सको उसको कि वाकई में मैं नॉट फिट हूँ, मैं हूँ तो क्यों हूँ, तो मुझे अपने किस चीज़ के ऊपर काम करना है। मैंने हमेशा उसको उस तरीके से लिया कि अगर मैं नॉट फिट हूँ ठीक है, मैं करूँगा अपने आप को फिट, एक तो दिन आएगा जब मैं फिट हो जाऊँगा, तो कर लिया फिर मैंने अपने आप को फिट। अभी अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, भूतनी के बाद क्या प्लान है आपका? अभी आगे कुछ साइन किया आपने? हाँ नहीं, साइन हम लोग 2-3 1-2 प्रोजेक्ट हैं जिनकी या तो शूटिंग हो चुकी है या अभी हो रही है। वो आई थिंक ये साल या अगले साल देखने को मिलेंगे। भूतनी हो गई एक पहली चीज़, उसके बाद हमारी एक फ़िल्म है अपना सेक्शन 108, उसमें नवाज़ भाई हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, और रजीना कैसेंड्रा के एक्टर्स हैं, वो हैं, मैं हूँ। वो एक फ़िल्म है। उसके अलावा एक अनटाइटल वेब सीरीज़ है हमारी, वो अभी आई थिंक अब उसका अनाउंसमेंट वगैरह होगा, वो एक सीरीज़ है। ये 2 प्रोजेक्ट मतलब भूतनी मिला के 3 है। एक फ़िल्म हमने और की नॉन स्टॉप नॉनसेंस नाम से एक फ़िल्म है, जो कि इंडिया की फ़र्स्ट वन टेक कॉमेडी फीचर फ़िल्म है। उसमें ऋत्विक धनजानी है, मैं हूँ, वैदिका भंडारी के एक्टर्स है वो हैं, मकरंद देशपांडे हैं, वो एक फ़िल्म है। ये 3-4 प्रोजेक्ट हैं। पंचायत के बाद क्या आपका काम मांगने का या काम ढूंढने का वो एफर्ट कम हुआ है? काम माँगने का या काम ढूँढने का? काम ढूंढने का, मांगने का एफर्ट, कि सामने से काम ऑफर हो रहे हैं, आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे? दोनों चीज़ें हैं यार। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको ऑफ़र ही ऑफ़र आए जा रहे हैं और आप मना ही करके चले जा रहे हो, आप करिए, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि हम किसी से काम नहीं माँगते। दोनों चीज़ों में ना कोई भी बुराई नहीं है। अगर सपोज़ कोई फ़िल्म मेकर की कोई फ़िल्म आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनको मैसेज करता हूँ हमेशा कि सर मुझे बहुत बहुत मज़ा आया आपका ये काम देख के, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट फ़िल्म और नेक्स्ट सीरीज़ और व्हाटएवर इट इज़। और उसी तरीके से ये भी कि जब मेरी कोई पंचायत आई या वट दूसरा भी कोई प्रोजेक्ट आया, बहुत सारे लोगों की कॉल आते हैं कि भाई हमने आपका वो काम देखा, बहुत अच्छा लगा, हम अपना नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हमको आपके साथ काम करना है। तो बहुत ही आदान प्रदान वाली चीज़ है, एक तरफा नहीं है, दोनों है। बहुत मज़ा आया आपसे इंटरेक्शन करके आसिफ। थैंक यू आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।